जी बेसिकली इसके पीछे रीज़न है कि आपके पास मार्केट कितनी है इन्वेस्टमेंट की। इंडिया के पास बहुत बड़ी मार्केट है इन्वेस्टमेंट की। उनके पास जिस सिलसिले में उन्होंने मुलाकात जाके की है, जेशा से की है, साथ में रोहित शर्मा थे, सूर्या कुमार यादव थे, हार्दिक पांड्या थे। उसकी रीज़न ये थी, एक तो मजीद ये कि जेशा आईसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं फ़िलहाल। जय श्री राम दोस्तों। तो हिंदुस्तान को मिलने वाली है एक और बड़ी खुशखबरी जो होगी क्रिकेट से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने दुबई के प्रिंस को इनवाइट किया था इंडिया में, लेकिन इंडिया में आते ही दुबई के जो प्रिंस है वो मुंबई में आईसीसी चेयरमैन जय शाह से मिले, और जय शाह से मिलने के बाद वो काफी इंडियन क्रिकेटर से मिले और दुबई के प्रिंस को इंडियन टीम की जर्सी भी गिफ्ट की गई, एक ट्रॉफी भी आईसीसी चेयरमैन जय शाह की तरफ से गिफ्ट की गई, जिसके चलते पाकिस्तान में मची खलबली इस बात की है कि अब इंडिया को नया क्या सरप्राइज, क्या गिफ्ट मिलने वाला है। फिलहाल दोस्तों ये इसी के टॉपिक के बारे में आगे जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। लेकिन दोस्तों वीडियो के एंड में आपके लिए भी एक सरप्राइज है, उसे भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मिलते दोस्तों वीडियो के एंड में। चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में आप भी अपने ओपिनियन और रिएक्शन के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके पीछे रीज़न ये थी कि उनके पास मार्केट बहुत बड़ी है क्रिकेट के हवाले से, और इंडिया का बोर्ड सबसे बड़ा बोर्ड है उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और इसके साथ साथ उन्होंने साथ साथ अपनी भी लीग स्टार्ट करना जा रहे हैं सऊदीया में। ठीक है, उनका पर्पज़ यही था कि जिस तरह सऊदीया में या दुबई में हो चुके हैं ऑलरेडी, अब सऊदीया में भी करने जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा अरब पेनिनसुला है जो उसको वो लीड करना चाह रहे हैं ना बेसिकली। ठीक है, ये वजह थी जो उन्होंने मुलाकात की है। बाकी गुड जेस्चर भी था। बाकी इंडिया सबसे बड़ा कंट्री है जो रेवेन्यू लेके आता है, ऑलमोस्ट 76% लेके आता है, जो रेवेन्यू लेके भी आता है और अपने पास लेके भी जाता है, आईसीसी का रेवेन्यू कैप्चर करता है। जो बेसिक रीजंस यही थे, इन्वेस्टमेंट पर्पस। हालांकि यूएई की भी एक टीम है लेकिन कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है। वो शायद एक दो दफा जो है एशिया कप भी उन्होंने खेला है, लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद पर्पस ये था कि वो इंडियन प्लेयर्स को यूएई की टीम में खिलवाना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी देखें कि इंडियन प्लेयर्स और भी टीम्स का हिस्सा हैं। मैं नहीं मानता कि वो इंडियन प्लेयर्स को उधर खिलाना चाहते हैं। अब यूएई की टीम देखेंगे, उसमें मोस्टली बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और इंडियन प्लेयर्स ही हैं ऑलरेडी। अगर उनका रीज़न होता हाँ वो खिलाना इसलिए चाह रहे होंगे कि वो उधर लीग में आए, पार्टिसिपेट करें। बट आईपीएल की और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की ये रही है स्टार्ट से ही, उनकी पॉलिसी रही है कि अपने प्लेयर्स को बाहर खेलने के लिए नहीं भेजते। तो ये रीज़न तो पॉसिबल ही नहीं है। वो पॉसिबल ये हो सकता है बेसिकली इरामको जो कंपनी है इतनी बड़ी, और डिफरेंट कंपनीज हैं जो दुबई की, वो इन्वेस्ट करती हैं आईसीसी में, आईसीसी के ग्लोबल पार्टनर्स हैं। उसके पीछे ये रीज़न एक हो सकती है। वो मोस्टली बिजनेस की रीजंस होती हैं जितनी भी ये मीटअप्स होते हैं हाई ऑफिशियल्स के, और इसकी कोई रीज़न नहीं हो सकती। ये तो इंटर बोर्ड की चीज़ें होती हैं कि ये प्लेयर खेलेंगे नहीं खेलेंगे, और ये स्टेट लेवल पे ये चीज़ें नहीं चल रही होती। सर अभी देखें कि स्पेशली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दुबई के प्रिंस को इनवाइट किया, उनका बड़ा वार्म वेलकम किया गया, और हम देख रहे हैं कि दुबई जो कि इस्लामी रियासत है, इंडिया जो है उसके कल्चर को जो है वो दुबई अडॉप्ट कर रहा है। आपको ये लगता नहीं, जिस तरह देखें आप दुबई के अंदर हिंदू मंदिर खोले जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी कभी दुबई जा रहे हैं तो कभी दुबई के प्रिंस जो हैं वो इंडिया जा रहे हैं। मेरा ये मानना है दुबई का स्ट्रक्चर है ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस लेके आना। आप देखेंगे उन्होंने क्रिश्चियंस को, यहूदियों को, मुसलमान हो, इंडियंस हो, जिस भी मर्जी मजहब से ताल्लुक़ रखते हो, उनका पर्पज़ यही रहा है कि आप हमारे कंट्री में आए, इन्वेस्ट करें। ठीक है, हम आपको बेनिफिट्स देंगे। अब आए ना लाइन पे। ये मंदिर अगर खुले हैं तो वहाँ बहुत सारे इंडियंस काम भी कर रहे हैं, पाकिस्तानी से ज़्यादा वहाँ इंडियन लेबर पे हैं, हाई जो जॉब्स होती हैं, पेइंग जॉब होती हैं, उन पर वो पोजीशंस पर हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये एक अच्छी पॉलिसी है, इसी वजह से वो ग्रो भी किया है उन्होंने, अपनी एक इंटरनेशनल मार्केट में अपनी रेपुटेशन बनाई है। पाकिस्तान भी ये कर लेता तो पाकिस्तान भी आज इसी पोजीशन पर होता ना। सर अब देखें कि वहाँ पे जेशा को जो है इंडियन टीम की जानिब से शर्ट भी दी गई और आईसीसी की जानिब से जो है वो ट्रॉफी भी दी गई। डेफिनेटली पूरी दुनिया इस चीज़ को देख रही है। जी मेरा इस पे ये मैं क्रिटिसाइज ये करना चाहता था कि जेशा आईसीसी के ऑफिशियल हैं, तो उन्होंने सिर्फ इंडियन जो टीम के मेंबर्स हैं उनसे मिलवाया उन्हें। ठीक है, और उन्होंने इंडिया में मिलवाया। होना ये चाहिए था वो दुबई खुद चले जाते। एक तो ये था चलो वो इंडिया आए हुए थे, अगर उन्होंने इंडिया आके मिलना था तो वो इंडिया के जो प्रेसिडेंट है फिलहाल इंडियन क्रिकेट बोर्ड के, उनसे मिलवाते। एज द ऑफिशियल ऑफ आईसीसी आपको किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में उसी की टीम के साथ भी आप मिलवा रहे हैं, उसकी टीम के साथ भी आप मिलवा रहे हैं। थोड़ा सा ठीक है, एक अच्छा जेस्चर है, बट इट्स क्वाइट अनएथिकल। अच्छा, आप इसको डिफेंड किसी भी तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए अगर आप गए थे, वो आए थे, वहाँ के प्रिंस आए हैं, आईपीएल चल रहा है, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के प्लेयर भी आए हुए थे, आपने मिलवाना था, गेट टुगेदर करते जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के बड़े बड़े प्लेयर्स आते, गेट टुगेदर एक अच्छा होता, उसमें वो ट्रॉफी वगैरह देते तो एक समझ भी आती थी, बाकी ऑफिशियल्स भी बुलाते डिफरेंट बोर्ड्स के। ये एक पॉइंट है जिसमें उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, और सिर्फ इंडियन टीम की जर्सी ही क्यों दी गई उन्हें।
ये एक पॉइंट रखा कि जा दुबई लिखा हुआ था। ये रीजन है इसके पीछे। मैं तो यही कहता हूँ कि आईसीसी इज एन इंडियन क्रिकेट काउंसिल ना, अच्छा, हाँ। क्योंकि और ये गलत भी नहीं है, इस पे हंसने वाली बात नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा लेके आ रहे हैं, स्पॉन्सर ये लेके आ रहे हैं, सबसे ज्यादा ब्रॉडकास्टर ये लेके आ रहे हैं। आप देखें हर बार जो ब्रॉडकास्टर होता है, मेजरली ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिलते हैं स्टार स्पोर्ट्स को, क्योंकि वो पैसा लेके आते हैं। इंडिया में एडवर्टीजमेंट की मार्केट है बहुत बड़ी, हर चीज़ के पीछे पैसा होता है। अगर पैसे नहीं होगा किसी भी चीज़ के पीछे, आपके रिलेशंस भी नहीं होंगे। ठीक है। ये इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न पैसा ही है, और कोई रीज़न नहीं होगी। इंडियन इकोनॉमी जो है वो इतनी लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, तो जो भी स्मॉल कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिक पावर्स हैं नहीं इमर्जिंग लाइक दुबई, तो वो दे वांट टू हैव इकोनॉमिक टर्म विद दुबई विद इंडिया। तो अब इवन के अब टैरिफ वॉर में आप देख लें तो अमेरिकन इकोनॉमी भी वापस अपने लेबर को अट्रैक्ट कर रही है इंडिया की तरफ। तो इंडिया तो इटसेल्फ एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो वो ज़ाहिर बात है वहाँ वो करेंगे, उनकी तो ज़रूरी है उनके लिए। तो इसमें वो क्रिकेट डिप्लोमेसी को यूज़ कर रहे हैं या डिफरेंट फैक्टर्स को और यूज़ करेंगे। तो ये तो जिस जो डिप्लोमेटिक उनके टर्न अराउंड हैं कि वो किस तरह अपने ताल्लुकात को प्रेजेंट अच्छा तरीके से करते हैं। सर 3 इंडियन प्लेयर्स को जो है दुबई के प्रिंस के साथ भी मिलाया गया। तो बस ठीक है, वो उनकी वो इसको आप क्रिकेट डिप्लोमेसी कह लेना। मुशर्रफ इरा में पाकिस्तान में भी हुई है, उसके बाद भी मल्टीपल टाइम पाकिस्तान ने भी इसको यूटिलाइज किया क्रिकेट को, तो वो दुबई अब भी इस्तेमाल कर रहा है उसको ऐसा क्रिकेट को। यानी आपको लग रहा है कि क्रिकेट के रास्ते इंडिया और दुबई के ताल्लुकात में बेहतरी आ रही है? मेरे ख्याल से इंडिया और दुबई के ताल्लुकात में क्रिकेट के रास्ते दुबई जो है ना बेहतरी, वो बेहतरी इससे बेहतरी पहले ही मौजूद है। बिल्कुल सर, ऐसे ही बस वो क्रिकेट को यूज़ कर रहे हैं ताकि उसको मल्टीपल तरीके से एक सॉफ्ट इमेज पुट किया जाए। डिप्लोमेसी में आप देखते हैं सॉफ्ट इमेज होता है आपका, कि आप सॉफ्ट इमेज में लोगों को पोर्ट्रे क्या करना चाह रहे हैं। क्रिकेट को के थ्रू अगर वो करेंगे तो पब्लिक जो है वो पब्लिक स्पोर्ट है क्रिकेट, तो लोगों को पता चलेगा कि दे आर डूइंग दिस। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। चल तो अगर वो वैसे करेंगे रैंडम, तो वो तो उनके इकोनॉमिक टर्म्स पहले उनकी ट्रेड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इवन पाकिस्तान में भी जो आपकी कुछ इंडिया के साथ कुछ प्रोडक्ट्स आप मंगवाते हैं वो आया दुबई मंगवाते हैं, तो वो तो इसका मतलब है कि उनकी ताल्लुकात उनके ट्रेड तो पहले ही बहुत अच्छे हैं। वो सॉफ्ट पावर अपने दिखाने के लिए क्रिकेट पॉपुलर क्रिकेट को पॉपुलर गेम्स को यूज़ कर रहे हैं ताकि पब्लिक तक मैसेज पहुंचा सकें कि वी आर गुड। सर आप ये देखें कि पिछले दिनों इतना बड़ा हिंदू मंदिर जो है वो दुबई के अंदर खोला गया। जी बिल्कुल। अब हिंदू देखें, जब आप इस टाइम दुबई की पॉपुलेशन चेक करें तो वहाँ पे इंडियंस और पाकिस्तानी जो हैं वो नंबर ऑफ पीपल हिंदूज वहाँ रह रहे हैं। ठीक है, अगर एक कंट्री है वहाँ पे इतनी तादाद में हिंदू वहाँ पर रह रहे हैं तो उनको अपनी इबादतगाह की तो ज़रूरत है। तो इतने हमें ऑर्थोडॉक्स हमें भी नहीं होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल एक 2000 बंदा एक जगह मौजूद है तो उनके लिए आप इबादतगाह वहाँ मौजूद ना हो। दुबई हो, यहाँ पे कोई भी कंट्री हो, तो उसमें किसी की इबादतगाह खोलना, मंदिर खोलना है, आपने सिनेगॉग बनाना है, तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है। सर आप ये देखें कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो तमाम इस्लामी ममालिक के साथ बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं, और हम अभी तक इसी कश्मकश में पड़े हुए हैं। हिंदू मुस्लिम फसाद से हम निकल ही नहीं पा रहे। हिंदू मुस्लिम फसाद से इंडिया भी नहीं निकल पा रहा। अच्छा। देखिए इंडिया का जो विद इन इंडिया है, एक उनकी अलग पॉलिटिक्स है, एक उनकी जो ऊपर पॉलिटिक्स है इंटरनेशनल लेवल पे वो डिफरेंट है। अब हम इसको टोटली फोकस ये कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान विद इन स्टेट क्या कर रहा है। हम यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे हिंदुओं के खिलाफ कम नफरत है एज कम्पेयर टू इंडिया, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ मुस्लिम ज़्यादा हैं, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम हेटेड है। मुझे ये बताएं कि दुबई के प्रिंस इंडिया के अंदर क्या करने गए हैं? आप देखें कि सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक तमाम इस्लामी ममालिक के साथ इंडिया ट्रेड भी कर रहा है और लेन देन के तमाम मामला चल रहे हैं। मतलब का जो भाषण है वो तो हम ही बेच रहे हैं ना, वो तो सऊदिया नहीं बेच रहा। सऊदिया में आप देखें इतनी ओपन लिबरल इकोनॉमी कर दी है, इतना उन्होंने अपना सारे जो रिस्ट्रिक्शन थे रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन वो खत्म कर दी हैं। दुबई में पहले ही नहीं है। आप दुबई कभी गई हैं, आपने जाकर देखा वहाँ कितना कोई इस्लामी माहौल है, वहाँ शरीयत नाफज है कोई नहीं है, शरीयत नाफज ना, तो उनकी प्रायोरिटी इस्लाम है ही नहीं, या शरीयत नाफज करना नहीं है। उनका गोल जो है वो पोलिटिकल इस्लाम नहीं है, उनका जो गोल है वो पर्टिकुलर इस चीज़ पे है कि दे वांट टू बूस्ट देयर इकोनॉमी। क्योंकि दुबई 20 सालों से टैक्स फ्री जोन है, तो कोई भी कंट्री जो है वो कितने को साल टैक्स फ्री जोन रह सकता है। तो एट द एंड दे हैव टू पुट टैक्स ऑन देयर पब्लिक ऑन प्रोडक्ट्स, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाएं। अभी दुबई की इकोनॉमी सस्टेनेबल तो है, लेकिन कोई भी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो विदाउट रिसोर्सेज के सस्टेनेबल नहीं रह सकती जब तक टैक्सेशन ना करे। तो दुबई अब आहिस्ता आहिस्ता उस तरह मूव अप होगा, इंडस्ट्री ज़्यादा लगाएगा, तो दुबई का वो जो प्रोडक्ट्स है वो चीज़ें जो है वो उस तरह अब मर्ज करेंगे कि वो अब अपनी इकोनॉमी को ज़्यादा सस्टेनेबल बनाएंगे। सर आप देखें कि जिस तरह जो है डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे ममालिक के ऊपर टैरिफ लगाया है, तो बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो टैरिफ से बचने के लिए इंडिया की तरफ रुख कर रही हैं ताकि उन्हें चीप लेबर मिल सके। अब उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट इंडिया का ये है कि इंडिया ने पिछले 20 से 25 सालों में अपनी आवाम को स्किल्ड लेबर दी है। आपके वहाँ जो यूथ है वो अपने 12 ईयर एजुकेशन के बाद सबसे ज़्यादा स्किल्ड लेबर आपको इंडिया में मिलती है। अब पाकिस्तान अगर चाहे भी कोई यहाँ पे अपनी लेबर को अपनी कंपनीज को लेके आना, तो यहाँ पे लेबर कहाँ से मिलेगी? तो आपको सेकेंड ईयर के बाद टिकटॉकर ज़्यादा मिलते हैं, आपको रील्स बनाने वाले ज़्यादा मिलेंगे, आपको कोई ऐसा बच्चा नहीं मिलेगा जिसने आप
इन्वेस्टमेंट की है, स्किल हासिल किया है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, सॉफ्टवेयर में, जब आपके पास स्किल ही नहीं है तो आपको मार्केट नहीं आएगी। इसमें ये मसला पाकिस्तान का नहीं है कि पाकिस्तान के लोगों में कोई बुराई है या मजहबी मुनाफत इंडिया से ज़्यादा ये कम है। हमारा इशू ये है कि हमने अपनी पब्लिक को, अपने यूथ को स्किल लेबर नहीं दी। इंडिया में इतनी ज़्यादा स्किल लेबर है, अब वहाँ पे वो कंपनीज मूव करेंगी सारी की सारी, और ये बेसिकली अमेरिका भी मूव करेगा। आप यूरोपियन कंपनीज भी देखेंगे वो चाइना से निकलेंगी और इंडिया में मूव करेगी। इंडिया नहीं है सर, आप देखें एप्पल, सैमसंग और जितने भी टेक जाइंट हैं वो चाइना को छोड़कर इंडिया मूव कर रहे हैं। जी, और सबसे बड़ा आगे पाकिस्तान को जो थ्रेट है वो इंडिया से वॉर का नहीं है, सबसे मेजर थ्रेट है कि आपके पड़ोस में इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रही है, मर्ज होने जा रही है, जो मे भी फ्यूचर में चाइना के मुकाबले में, तो मैं नहीं कह रहा, लेकिन चाइना को टक्कर देगी। तो आपके जो गोल्स हैं, जो आपकी सिक्योरिटी बजट है, जो आपका दूसरा बजट है, वो कैसे आप मैनेज करेंगे? सो वी हैव टू कोप विद ऑल दिस सिचुएशन। हमें लोगों को ये बताना पड़ेगा, अपने पब्लिक को ये सिखाना पड़ेगा कि आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आए, ताकि आपकी लेबर यहाँ पे जो है वो चीप लेबर है, वो लोग अच्छा कमा सकें। अभी भी देखिए आप ऑनलाइन इतने लोग कमाते हैं, वो सारा बाहर की कंपनियां ला लोग, लेकिन अब ये है कि वो कंपनियां इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है आपके पास। अब हमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ, ताकि ये यूट्यूब जो है, आपका जो टिकटॉक है, ये कमाई लोगों की बंद हो, लोग बैठ के फैक्ट्री में बैठ के काम करें। सर फैक्ट्रियां पाकिस्तान में तब लगेंगी जब बाहर का इन्वेस्टर पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करेगा। अभी तो तमाम इन्वेस्टर पाकिस्तान से भाग रहा है। पाकिस्तान से पहले मुझे ये लगता है कि इन्वेस्टर भाग नहीं रहा है, ठीक है। पाकिस्तान में लेबर नहीं मिलती, उनको स्किल लेबर नहीं मिलती। अब एक किसी ने फैक्ट्री बनानी है, वहाँ पे एक शर्ट बनानी है या एक जीन्स बनानी है, वो तो आपको लेबर मिल जाएगी, लेकिन आपको टेक्निकल लेबर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। आप एक आईफोन गलती करके आके लाहौर में फैक्ट्री लगा लेता है, आपके ख्याल से लाहौर से तो कितनी टेक्निकल लेबर मिल जाएगी? या आपके पास सबसे बड़ा प्लाजा फीस सेंटर और हाल रोड है, वहाँ पे भी आप जाकर देख लें, आपके आई टी तो सिखा ही नहीं सकते। थर्ड क्लास सिस्टम का जो चाइना का रॉ मटेरियल बचा होता है वो यहाँ पहुँच जाता है। तो आपकी बेसिकली यहाँ स्किल लेबर नहीं है, इंडिया के पास वो अवेलेबल है। अब देखें कि दुबई में जो है वो इंडियंस को वीजा फ्री एंट्री दे दी गई है, और कितने अरसे से दुबई के अंदर पाकिस्तानियों के वीजा बैन कर दिए गए हैं, पाकिस्तानियों को वीजा ही नहीं दिया जा रहा। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि आप डाटा चेक कर लें कि इंडियंस कितने इंडियंस ने वहाँ से कर्जा निकलवाया दुबई से, और वहाँ पे फिर बैठ गए, वापस भाग गए अपने। कोई भी नहीं। और पाकिस्तान की आपको जितनी भी यूथ है, मंडी बहाउद्दीन, सरगोदा, ननकाना साहब, ये पूरी की पूरी जीटी रोड की बेल्ट जो है, जो दुबई जाता है 5 साल वहाँ काम करता है, 6ठे साल वहाँ से लोन निकलवाता है 2 करोड़ का, पाकिस्तान वापस आ जाता है। जब आपके ये रवैये होंगे तो फिर आपको तो कोई इन्वेस्टमेंट वहाँ पे नहीं करेगा ना आपको आपके वीजा एंट्री देंगे। आप सारी आवाम को दुबई बुला ले, वहाँ पे 2 करोड़ रुपया निकलवा के इधर वापस आ जाए उनके बैंकों से, आप उनको वहाँ पर डिपोर्ट भी नहीं करते, फिर ना उनको कोई आप सपोर्ट करते हैं, फाइनेंशियल लीगल एड भी नहीं देते। तो इसलिए इंडियंस को वो वीजा फ्री एंट्री है और आपके इश्यूज बने हुए। पाकिस्तान के फेल होने का दोस्तों वन एंड ओनली एक यही रीजन है कि ये इंसानियत को मजहब में बांटते हैं, धर्म के नाम पर बांटते हैं, इसीलिए इनकी कंट्री पिछड़ी हुई कंट्रियों में काउंट की जाती है। लेकिन दोस्तों इनको समय के साथ पीछे चलने दीजिए, आप समय के साथ आगे बढ़िए और ज्वाइन कीजिए हमारा नया चैनल जिसका नाम है क्रिक 11 पॉइंट। दोस्तों उस पर आईपीएल से जुड़े हर एक मैच की ड्रीम 11 प्रेडिक्शन टीम आपको प्रेडिक्ट करके बताई जाएगी। आज जैसे दोस्तों आज शाम को होने वाला सनराइज हैदराबाद और पंजाब के बीच मुकाबला है, उसकी प्रेडिक्शन टीम की जो वीडियो है वो अपलोड कर दी गई है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके डायरेक्ट आप लिंक से चैनल पर पहुंच जाएंगे, वहां पर जाके वीडियो देखिए और अभी टीम पिक कीजिए और जीतिए लाखों तक इनाम। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।